हेलो, गुड इवनिंग गाइस। क्लास 10th थर्ड चैप्टर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स आज से शुरू कर रहे हैं हम। एक बात का ध्यान रखिएगा, आप लोग सारे क्वेश्चंस करते रहिएगा क्योंकि स्कूल स्टार्ट होते ही आपका एक टेस्ट होना है जिसमें आपको 3 चैप्टर कंपलसरी पूछे जाने वाले हैं, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड वन। तीसरा चैप्टर थर्ड हम आज से शुरू कर रहे हैं, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। तो इसमें सबसे पहले इंट्रोडक्शन आपके पास, एन इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 वेयर ए बी एंड सी आर रियल नंबर्स एंड ए इज नॉट 0, बी इज नॉट 0 और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू 0 is called a linear equation in two variable. Here x and y are two variable. यहाँ पे x और y ये देख रहे हैं, ये x है ये y है, दो वेरिएबल में इक्वेशन है। आपने 9th में वन वेरिएबल की इक्वेशन पढ़ी है कि दो वेरिएबल की दो इक्वेशन आएगी। सिमिलरली वेयर टू लीनियर इक्वेशन हैव टू सेम वेरिएबल दे आर नोन एज पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। अब दो दो इक्वेशन हो तो देखें x प्लस 2y माइनस 5 और 3x प्लस 12y माइनस 10 इक्वल टू 0, ये दो इक्वेशन हो गई, एक और एक दो। इसी की वजह से इसको पेयर कहा गया, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। लीनियर क्योंकि इसका डिग्री 1 है, इन टू वेरिएबल क्योंकि x और y यहाँ पे दो दो वेरिएबल हैं। ठीक है, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर कर लेते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म इसका a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 एंड a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0 होगा, जहाँ पे a1 a2 b1 b2 इस तरह से कंपेयर करके हम फाइंड आउट कर लेते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, इज सॉल्यूशन x, y ऑफ अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 correspond to a point on the line intersecting the equation and vice versa। क्या होता है, जैसे कि दो इक्वेशन आपने अभी ऊपर देखी, उन दोनों इक्वेशन का अगर हम ग्राफ रिप्रेजेंट करेंगे तो दोनों इक्वेशन से लाइन का ग्राफ बनेगा, क्योंकि वन वेरिएबल में है तो लाइन का इक्वेशन बनेगा। अब जब लाइन का इक्वेशन होगा तो जहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे होंगे वहाँ पे ये जो x, y कहा आपको, यहाँ पे ये x, y ये जो कोऑर्डिनेट होंगे वो इंटरसेक्शन पॉइंट के होते हैं एंड वाइस वर्सा। अगर ऐसा हो रहा है तो डेफिनेटली दो इक्वेशन का सॉल्यूशन कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारे पास पॉइंट 1, 1 है, लाइज ऑन द लाइन रिप्रेजेंटिंग द इक्वेशन 2x प्लस 3y इक्वल टू 5। जैसे आप देख रहे हैं, x को 1 रखेंगे तो 2 1 जा 2, y को भी 1 रखेंगे 3 1 जा 3, 2 एंड 3 5, इसको सेटिस्फाई कर रहे हैं। इसका मतलब 1, 1 इस लाइन की इक्वेशन में हमेशा लाई करेंगे। ये लाइन जब रिप्रेजेंट हो रही होगी तो वहाँ पे 1, 1 डेफिनेटली होगा। हैंस 1, 1 विल बी सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। इसलिए 1, 1 क्योंकि इसको सेटिस्फाइड कर रहा है, उसको इसका सॉल्यूशन कहेंगे। इसी तरह आप और सॉल्यूशन भी ले सकते हैं जो इसको सेटिस्फाइड करेंगे, एक्स और वाई के ऐसी वैल्यूज, उसको सॉल्यूशन कहेंगे हम। अब ये आता हमारा ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंटेशन ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। ओनली वन ऑफ द फॉलोइंग 3 पॉसिबिलिटीज कैन हैपन। ये 3 पॉसिबिलिटीज में से एक हो सकती, देखेंगे कैसे। द टू लाइन्स विल इंटरसेक्ट एट वन पॉइंट, या तो दो लाइन इंटरसेक्ट करें एक पॉइंट पे, या फिर टू लाइन्स विल पैरेलल दैट इज नॉन इंटरसेक्टिंग, ये इस तरह से पैरेलल लाइन बन जाए। यू नो कि जो लाइन इंटरसेक्ट नहीं करती वो क्या होती हैं, पैरेलल होती हैं। और तीसरी कंडीशन, टू लाइन्स विल बी कोइंसिडेंट, एक के ऊपर एक जब ये ओवरलैप हो जाती लाइन, कोइंसिडेंट हो जाती है, तो वो ये 3 कंडीशन है, इंटरसेक्टिंग की, नॉन इंटरसेक्टिंग मतलब पैरेलल की, और कोइंसिडेंट मतलब ओवरलैप की। इसके अलावा हमारे पास और कोई सिचुएशन नहीं हो सकती दो लाइन को रिप्रेजेंट करने की। ठीक है, तो ये ज्योमेट्रिकली मीनिंग हुआ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का। नेक्स्ट देखिएगा, अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल कैन बी रिप्रेजेंटेड एंड सॉल्व बाय द फॉलोइंग मेथड। दो मेथड है सॉल्व करने के, एक होता है ग्राफिकली मेथड, एक होता है एल्जेब्रिकली मेथड। तो सबसे पहले हम डिस्कस करने वाले हैं अभी ग्राफिकली मेथड का ऑफ सॉल्यूशन ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। द ग्राफ ऑफ अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स इज रिप्रेजेंटेड बाय, कैसे अब देखेंगे, टू लाइन्स आर इंटरसेक्टिंग एट अ पर्टिकुलर पॉइंट देन इट गिव्स एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन ऑफ यूनिक और यूनिक सॉल्यूशन।
फॉर दिस टाइप ऑफ रिप्रेजेंटेशन द रेशियो ऑफ a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इस पर बहुत सारे क्वेश्चन आपको मिलने वाले आगे। इसने क्या कहा हुआ, अभी जैसे हमने ऊपर दिखाया था, ये इंटरसेक्टिंग लाइन इस वाली वो की बात कर रहे हैं। इंटरसेक्टिंग लाइन जो है इसके लिए जो रेशियो होगा वो ये होता है, a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। जहाँ पे a1 a2 b1 b2 क्या है, वो जो हमने आपको शुरू में स्टैंडर्ड फॉर्म के बारे में बात की थी वहाँ से। देखिए एग्जांपल के तौर पे ये हमारे पास 2x प्लस वाई इक्वल टू 3, x प्लस 2y इक्वल टू 5 है आपके पास। हम कंपेयर करते हैं इसको स्टैंडर्ड फॉर्म से, तो a1 यहाँ 2 आएगा, a2 1 आएगा, b1 1 आएगा और b2 2 आएगा। c1 हालांकि 3 को इधर लेकर आएंगे हम पहले, तो -3 होगा और c2 भी -5 होगा। क्योंकि दोनों नेगेटिव होंगे तो कैंसिल हो जाते हैं, इसलिए c1 c2 को 3 और 5 लिखा गया है यहाँ पे। तो सॉल्यूशन देख रहे हैं आप, इसका यूनिक सॉल्यूशन क्यों हो रहा है, क्योंकि ये 2/1 कितना हो जाएगा, 2/1 हो गया 2, और ये हो गया आपका b1 अपॉन b2 मतलब 1/2 और 1/2, तो 2 ये 2 आ रहा है, ये 1/2 है, जो कि इक्वल नहीं होते तो यूनिक सोल्यूशन होगा। यानी कि अगर हम इसको ग्राफ बनाएंगे तो वो एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा आपको, इसलिए हम कहते हैं इक्वेशन 1 एंड 2 विल हैव अ यूनिक सोल्यूशन रिप्रेजेंट द इंटरसेक्टिंग लाइन। अब दूसरी सिचुएशन आती है, इफ टू लाइन्स कोइंसिडेंट ईच अदर देन दे गिव इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशंस। तो बहुत सारे सॉल्यूशंस हमको मिलेंगे, मोर देन वन, इन्फिनिटली मैनी, अनकाउंटेबल। फॉर दिस टाइप ऑफ रिप्रेजेंटेशन द रेशियो, इसके लिए रेशियो ये होता है a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2। ये तीनों के तीनों इक्वल हो जाएंगे। आप एग्जांपल में देखिएगा, ये इक्वेशन हमारे पास, हमने a1 a2 b1 b2 c1 c2 लिखा। वापस थोड़ा समझ लें, c1 c2 एक्चुअली ये यहाँ पे आना चाहिए था लेफ्ट साइड में, तो नेगेटिव का -20 -80 होता। ये यहाँ पे पॉजिटिव इसलिए लिखे, इसमें कंफ्यूज नहीं करना, इन्होंने नेगेटिव साइन को कैंसिल करके लिखा हुआ है, ठीक है, इसलिए 20 और 80 लिख दिया। हालांकि ये -20 -80 रीड किए जाने चाहिए। फॉर इन्फिनिटली मैनी सोल्यूशंस वी हैव a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2। ये सारे इक्वल होंगे। हमने वैल्यूज रख दी इनकी, देखें 5/20, 12/48 एंड -20/-80। तो ये सब के 1/4 1/4 1/4 आ रहे हैं। अगर ऐसा होता है तो इसका मतलब कि इनका रिप्रेजेंटेशन कैसे होने वाला है, ये वाला इनका रिप्रेजेंटेशन है कोइंसिडेंट लाइन का, ठीक है। और तीसरा होता है आपका पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइंस के लिए a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 बट नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। एग्जांपल देखें जरा, तो ये इक्वेशन लिखा हमने, फिर से a1 a2 b1 b2 लिया है, और ये देख रहे हैं आप यहाँ पे 1/2 1/2 दोनों इक्वल आ रहा है, बट जो तीसरा वाला रेशियो इक्वल नहीं आ रहा है। अगर आप इसका वेरिफिकेशन देखना चाहते हैं तो आप दोनों इक्वेशन के लिए, इसके लिए और इसके लिए, दोनों के लिए आप लाइन ड्रॉ कीजिएगा एक ही ग्राफ पेपर। तो आप देखेंगे ये लाइन कैसी आ रही होंगी, पैरेलल लाइन हो रही, जो कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, लाइक दिस, इस टाइप की लाइन आएंगी। तो इसको पैरेलल लाइन के लिए कंडीशन कहते हैं, जब a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 बट नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2 होता है। तो आप एग्जाम्पल के साथ इन चीज़ों को समझ चुके हैं, तीनों चीज़ों को, बहुत इंपॉर्टेंट तीनों चीज़ें। ये देखिए एक लाइन में आपके पास एक पेज में एक लिख के दिया गया है, अगर ये रेशियो इक्वल नहीं है तो इसको हम, हाँ एक और चीज़ यहाँ पे है, देखिए जब सॉल्यूशन समथिंग मिलेगा तो उसको हम कंसिस्टेंट कहते हैं, जब सॉल्यूशन कुछ नहीं मिलता तो उसको हम इनकंसिस्टेंट कहते हैं। तो जैसे यहाँ पे है ये इक्वल नहीं है तो हमको पता है यूनिक सॉल्यूशन होता है, तो सॉल्यूशन समथिंग होता है ना, तो इसको कंसिस्टेंट कहेंगे। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये दोनों इक्वल हैं, ये तीसरा वाला इक्वल नहीं है, तो ये कौन सी कंडीशन हो जाती है, पैरेलल लाइन की कंडीशन। तो नो सॉल्यूशन, पैरेलल लाइन में इंटरसेक्ट नहीं करेगा तो सॉल्यूशन नहीं मिलेगा, तो इसीलिए इसको इनकंसिस्टेंट कहते हैं। और जहाँ तीनों इक्वल हो जाती है तो इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशंस मिल जाता है हमको, तो इसको कहते हैं हम डिपेंडेंट एंड कंसिस्टेंट, तो इसको कंसिस्टेंट कहते हैं। तो तीन चीज़ें हमारे पास, कंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट और डिपेंडेंट एंड कंसिस्टेंट। तो डिपेंडेंट एंड कंसिस्टेंट कौन सा होता है, जब लाइंस क्या हो जाती हैं आपके पास, कोइंसिडेंट हो जाती हैं, ओवरलैप हो जाएगी ये वाली कंडीशन में। इस कंडीशन में लाइंस क्या हो जाएंगी, पैरेलल हो जाएंगी, ठीक है, इस कंडीशन में पैरेलल होंगी, इस कंडीशन में वो ओवरलैप हो जाएंगी। अब जो दूसरा मेथड है वो समझेंगे, दूसरा होता है एल्जेब्रिकली मेथड ऑफ सॉल्विंग अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। अब एल्जेब्रिकली मेथड के अंदर तीन मेथड हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड एंड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड।
अब इन तीन मेथड में आपके पास सबसे पहले आता है सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो जैसे नाम से पता लग रहा है कि हम सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं इसमें। आप एग्जांपल देखेंगे वहाँ से सारा समझ लेंगे। ये दो इक्वेशन दिया, आपको सॉल्व करना है, एक्स और वाई का वैल्यू फाइंड करना है। तो हम क्या करते हैं, आपको डिसाइड करना है कि आप किस इक्वेशन में से सॉल्व करना चाह रहे हैं। इट्स डिपेंड ऑन यू व्हाट यू हैव टू डू। From which equation you have to find variable of one value of one variable in terms of another and put it the variable of that value in another equation. Then the equation become in linear equation one variable and you can solve easily. So you can see step on step. First we choose equation second. On solving second we get x is equals to 1 plus y, and suppose it will be equation third. Now we have to put up the value of x equals to 1 plus y in equation first. अगर हमने सेकंड लिया है तो सेकंड में से हम जो वेरिएबल का वैल्यू फाइंड किया वो फर्स्ट में रखेंगे। नो प्रॉब्लम कि आप यहाँ पे से y का वैल्यू फाइंड कर लेते तो y इक्वल्स टू आता है x माइनस 1। तब आपको इस इक्वेशन में इस y की जगह पे x माइनस 1 रखना चाहिए था। अभी हमने क्योंकि x का वैल्यू 1 प्लस वाई फाइंड किया हुआ है, क्योंकि हम सेकंड से फाइंड कर रहे हैं तो हम फर्स्ट में रखेंगे। यहाँ फर्स्ट इस x की जगह पे हमारे पास हमको रखना है अभी 1 प्लस वाई। तो देखेंगे आप ये रखा इन्होंने 1 प्लस वाई, 3 इंटू 1 प्लस वाई प्लस 4y इक्वल्स टू 10। ऑन सॉल्विंग यू गेट y इक्वल्स टू 1। ये इजी पोर्शन हो गया, ऐसा आप 9th में कर चुके हैं। इसको लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल कहते हैं। y और y में आ गया इक्वेशन ये, और अब y का वैल्यू 1 आ गया। अब इसको कहीं पे भी रख लीजिए तो आपको x का वैल्यू मिल जाएगा। बस इसी को सब्स्टिट्यूशन मेथड कहते हैं। इसके लिए एक प्रॉब्लम भी, एक लैंग्वेज प्रॉब्लम का क्वेश्चन है। स्टूडेंट्स ऑफ क्लास आर मेड टू स्टैंड इन रोज। If one student is extra in a row, these would be 2 rows less. If one student is less in a row, there would be 3 rows more. Find the number of students in a class. So let us assume that there are n rows and number of student is y in a row. Then you know total number of students will be xy. अगर वहाँ पे x रोज़ हैं और हर रोज़ में 4 बच्चे हैं तो 4x बच्चे हो जाएंगे। अगर हम कहें कि हमारी स्कूल की लाइन में असेंबली ग्राउंड में 100 रोज़, 100 बहुत ज़्यादा हो जाएगा, 15 रोज़ लगती है और हर रोज़ में 40 स्टूडेंट्स होते हैं। तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हो जाएंगे 15 इंटू 40, दैट इज़ 600। एटलीस्ट इससे भी ज़्यादा होंगे। तो आपके पास क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ रोज और इनटू नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ईच रो, दोनों का हम प्रोडक्ट कर लेते हैं। तो वही चीज़ ने कहा। तो इसने क्या कहा था सबसे पहले कंडीशन में, देयर आर 2 रोज लेस, 2 रोज कम है। तो x पहले थी तो माइनस किया तो x माइनस 2 हो गया इंटू वाई प्लस 1, क्योंकि वहाँ पे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ईच रो में एक क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। दैट इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट। वो इसके इक्वल तो हमेशा रहने वाला। तो इसको सॉल्व किया आपने, ये इक्वेशन बन गई। नेक्स्ट में कहता हो अब हमने रोज को 3 बढ़ा दिया है तो स्टूडेंट्स ईच रो में 1 कम हो गया है। तो x प्लस 3 वाई माइनस 1 इक्वल टू एक्स वाई। सॉल्व किया तो इक्वेशन ही हो गई। इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व किया है तो आपके 5 और 12 एक्स और वाई का वैल्यू आ रहा। तो ये नंबर ऑफ जो स्टूडेंट्स हो जाएगा वो कितना मिल जाएगा आपको, 60। तो आपको सॉल्व कर लेना है ईजिली, जैसे आपको बताया अभी। और आप सब्स्टिट्यूशन मेथड से इसको सॉल्व कर सकते हैं। यू गेट द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन अ स्कूल। उसी तरह क्वेश्चन दूसरा है, द डिफरेंस बिटवीन 2 नंबर्स इज 48, 1 नंबर इज 5 टाइम द अदर, फाइंड देम। तो आप ऐसे क्वेश्चन कर चुके हैं, ये आप स्वयं से ट्राई करिएगा, आपके लिए छोड़ते हैं। एलिमिनेशन मेथड नेक्स्ट मिलता है आपको। एलिमिनेशन मेथड में क्या होता है, एलिमिनेट करना होता है हमको किसी एक वेरिएबल को दोनों इक्वेशन में से। वी हैव टू चूज व्हाट वी हैव टू एलिमिनेट इन बोथ द इक्वेशन। So what we have to do, firstly we have to make the coefficient equal in both the equation of each variable. Each variable means the variable which we want to eliminate. तो देखेंगे हमारे पास इक्वेशन है x प्लस 4y इक्वल्स 27 एंड x प्लस 2y इक्वल्स टू 21। अब जैसे देख रहे हैं यहाँ पे x का कॉफिशेंट 1 है, यहाँ पे भी x का कॉफिशेंट 1 है। तो कॉफिशेंट ऑलरेडी इक्वल है तो हम इक्वेशन को सबट्रैक्ट कर लेते हैं, क्योंकि ये भी पॉजिटिव है। सबट्रैक्ट करेंगे तो देखिए सबट्रैक्ट किया LHS से LHS को, RHS से RHS को सबट्रैक्ट किया तो x कैंसिल हो जाएगा। 2y इक्वल्स 6, y इक्वल्स टू 3 मिल गया। y का वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड कहीं भी पुटअप कर लीजिए, x मिल गया आपको, हो गया सोल्यूशन। अब अगर आप y को एलिमिनेट करना चाहते तो यू कैन सी कि यहाँ पे देखिए y का, अभी तो x का कॉफिशेंट 1 था तो यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं थी। अब y को एलिमिनेट करना चाह रहे तो y का कॉफिशेंट देखिए यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 4 है। तो ये जो 4 है और ये 2 है,
तो हमको क्या करना है, इनको इक्वल कर लेना है। तो सबसे पहले हम 4 और 2 का एलसीएम ले लेते हैं, जो 4 आएगा। तो हम इक्वेशन सेकंड में इसको 4 बनाने के लिए क्या कर लेते हैं, 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। अगर हम इसे पूरे इक्वेशन में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगी 2x + 4y = 42। तभी 4y सेम हो जाएगा। आप सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये वाला और ये वाला दोनों कैंसिल हो जाएंगे, और फिर इस वाले को सॉल्व करके x का वैल्यू आ जाएगा 1 वेरिएबल से, बस फिर दूसरे में रख लेना, हो गया सिंपल से सॉल्व। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, यूज एलिमिनेशन मेथड टू फाइंड ऑल पॉसिबल सॉल्यूशन ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, दैट इज x + y = 25 एंड 2y + x = 40, सपोज फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन। तो हमने देखिए स्टेप फर्स्ट में वही लिखा, कोएफिशिएंट ऑफ x आर इक्वल, सो वी कैन एलिमिनेट x, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन सेकंड फ्रॉम फर्स्ट, देन वी गेट, ये देखिए हम देख रहे हैं x का कोएफिशिएंट यहाँ पे 1 है, यू कैन सी, और x का कोएफिशिएंट यहाँ पे भी 1 है, आप देख पा रहे हैं। हमको आवश्यकता नहीं, जरूरी नहीं कि हम y को एलिमिनेट करने जाएं। जब x से कोएफिशिएंट इक्वल है तो हमको सीधे सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, क्योंकि ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है। अगर ये नेगेटिव होता यहाँ पे और ये पॉजिटिव होता, तब हम क्या करते, इक्वेशन को ऐड कर लेते सब्ट्रैक्ट करने में, क्योंकि साइन चेंज आते हैं, तो बस उसी चीज़ के लिए हम सब्ट्रैक्ट करते हैं। अब देखिए सब्ट्रैक्ट किया, साइन चेंज हो गए नीचे से, तो ये दोनों कैंसिल हो गए, आपको y का वैल्यू 15 मिल गया। इक्वेशन कहीं भी रख लीजिए, y का वैल्यू x का वैल्यू मिल जाएगा आपको। इसी तरह एक और क्वेश्चन आपके लिए छोड़कर जा रहे हैं, ये क्वेश्चन है, द लार्जर ऑफ टू कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स एक्सिट्स द स्मॉलर बाय 18 डिग्री, वी हैव टू फाइंड देम। आप इसको सॉल्व करिएगा, तरीका सेम है करने के लिए। इसका आंसर आपके पास 54 डिग्री एंड 36 डिग्री आने वाला। नेक्स्ट आता है आपके पास क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। ये बड़ी क्लास में और कॉम्प्लिकेशन वाले क्वेश्चंस को करने के लिए बहुत आसान माना जाता है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। समझिएगा आप, वो जो a1 a2 b1 b2 c1 c2 आपको स्टार्टिंग में बताया था, सबसे पहले हम इक्वेशन से उसको कंपेयर कर लेते हैं और सॉल्व करने का ये तरीका होता है। ये आप ऐसा समझ लीजिए कि एक फॉर्मूला है आपके लिए बना हुआ, x1 b1 c2 - b2 c1, y c1 a2 - c2 a1 एंड 1 a1 b2 - a2 b1। x और y क्योंकि वेरिएबल है तो वो रखना आपको, आपके t और u वेरिएबल होगा तो वो रखिएगा, p और q वेरिएबल होगा तो वो रखिएगा, l और m वेरिएबल होगा तो वो रखिएगा, बट यहाँ पे हमेशा 1। तो देखेंगे कैसे कर रहे हैं। ये इक्वेशन है हमारे पास, तो सबसे पहले वो स्टैंडर्ड फॉर्म में रखा हुआ, देखिए 3x + 4y - 17, ये 17 को इधर लाए, 6 को इधर लाए, नेगेटिव नेगेटिव हो गए दोनों, = 0 होना चाहिए, ये स्टैंडर्ड फॉर्म होता है। अब a1x b1y से कंपेयर कर लेना आपको, तो देखिए x/b1 c2 होता है, ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, मैं इसको ऊपर कर लेता हूँ, ये देखिए x, इसके ऊपर x है, x/b1 c2 - b2 c1। तो देखिए यहाँ पे भी हमने क्या करा, अब देखिए आपको b1 कहाँ से आया है, b1 होगा आपका a1 b1, ये b1 है, तो b1 देखिए 4 आया यहाँ पे, और c2 कौन सा होगा, c2 का -6, ये देखिए तो यहाँ पे -6 आ गया। फिर यहाँ पे ये माइनस साइन होता है, देखेंगे यहाँ पे माइनस साइन लगाया हमने, और फिर आपके पास ये देखिए ये माइनस साइन है यहाँ पे, और उसके बाद है आपके पास फिर से b2 c1। अब b2 देखेंगे, b2 ये -3 होगा यहाँ पे, तो देखिए b2 -3 आ गया, ये देखिए -3 आया, और इंटू c1 है, ये यहाँ पे ये c1 है आपके पास, और ये c1 आया हमारा -17, और ये -17 रखा हुआ यहाँ पे, ये -17 आया है। तो इसी तरह y का डिनोमिनेटर और 1 का डिनोमिनेटर, बस इसको सॉल्व किया हुआ है, थोड़ा सा केयरफुली प्लस माइनस का ध्यान रखना आपको। तो x/-75, y/-50 और 1/-25 आ रहा, तीनों इक्वल हैं। तो सबसे पहले हम इस वाले को इक्वल रख लेते हैं इस कांस्टेंट टर्म के, एंड देन इसको इक्वल रख लेते हैं इस कांस्टेंट टर्म के, दोनों को बारी बारी से इसके इक्वल रखते हैं हम। तो देखिए पहले इसको रखा है हमने, ये सॉल्व किया तो x3 आया, इसको रखा, ये y वाले को सॉल्व किया तो y का वैल्यू 2 आ गया, तो x और y का वैल्यू मिल गया आपको। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन सबसे आसान मेथड कहा जाता है, बड़ी क्लास में बड़े क्वेश्चंस के लिए इसको ही यूज किया जाता है। देखेंगे फाइंड द सॉल्यूशन। नेक्स्ट एग्जांपल है इफ दे एग्जिट बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो सेम क्वेश्चन आपके पास, अब इसने लिखा इफ दे एग्जिट, इसका मतलब क्या हो गया, अगर सॉल्यूशन होता है, अगर ये पॉसिबल है तो हमको फाइंड करना, नहीं है तो छोड़ देना। अब पॉसिबल कब नहीं होता, पॉसिबल तब नहीं होता जब आपका रिप्रेजेंटेशन ऑफ लाइंस पैरेलल होता है, नॉन इंटरसेक्टिंग होता, तो उस समय ये पॉसिबल नहीं होती सिचुएशन।
तो हमको उसके लिए क्या करना, सबसे पहले आपको इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। देखिए लिखा हुआ है, आपको रेशियो फाइंड कर लेना। A1 A2 B1 B2 क्या है, देखो A1 A2 4/3 B1 B2 2/-1 C1/C2 -8/-6, तीनों को फाइंड कर लेंगे। हालांकि यहाँ पे तीनों को फाइंड इसलिए नहीं किया गया क्योंकि हमको ऑलरेडी पता लग गया A1/A2 4/3 आया और B1/B2 -2 आया। ये दोनों इक्वल नहीं होते, लिखा है इक्वल नहीं है। इक्वल नहीं है तो यूनिक सॉल्यूशन होगा, मतलब सॉल्यूशन होगा, यानी कि ये एग्जिट है। एग्जिट सिर्फ तब करेगा जब ये यूनिक सॉल्यूशन, सिर्फ इस सिचुएशन में एग्जिट करे बोलेंगे हम कि सॉल्यूशन है। इसके अलावा जो दो सिचुएशन और बता रखी है आपको, वहाँ पर अगर वैसी सिचुएशन आई तो आप लिखेंगे सॉल्यूशन इज नॉट एग्जिट, डज नॉट एग्जिट, और छोड़ देंगे, वो कंप्लीट सॉल्यूशन माना जाएगा आपका। बस अगर आप सॉल्यूशन है तो आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के लिए फिर से फॉर्मूला वही लगा दीजिए, वो लगाया है, सॉल्व किया हुआ है, और एक्स और वाई का वैल्यू आपको फाइनली मिला 2 और 0। तो आप स्वयं से इसको ट्राई करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, फाइंड द वैल्यूज ऑफ अल्फा एंड बीटा फॉर विच द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन हैव इन्फिनिटली नंबर ऑफ सॉल्यूशंस। इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस का मतलब कि इसका रिप्रेजेंटेशन कैसे होने वाला है, A1/A2 = B1/B2 = C1/C2। तो हमने वही करना, सबसे पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करके हम A1 A2 B1 B2 C1 C2 इक्वल रख लेंगे। अब क्योंकि इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस के लिए तीनों रेशियो इक्वल होते हैं, इसलिए हमने इन तीनों को इक्वल रखा हुआ है। हम इनको सॉल्व करेंगे, पहले इस 1/α को 1/4 के इक्वल रखेंगे, अल्फा 4 आ गया, फिर 3/α प्लस बीटा को 1/4 के इक्वल रखेंगे, अल्फा प्लस बीटा = 12 आएगा। वी हैव टू पुट अप अल्फा 4 इन इक्वेशन सेकंड, अल्फा प्लस बीटा = 12 एंड गेट बीटा = 8 फाइनली। तो ये इसके आंसर होने वाले हैं। नेक्स्ट टॉपिक आता है आपका इक्वेशन रिड्यूसिबल टू अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल। In this section, we will find solution of such pair of equations which are not linear but can be reduced to linear form by making some suitable substitution. Here some examples. ये आपके पास लास्ट एक्सरसाइज के क्वेश्चंस होंगे, इस टाइप के क्वेश्चन वहाँ पे आते हैं। ऐसी इक्वेशन आपको दी होगी। देखिए इसको लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल है नहीं, ये हमको बनाना होता है। ये क्यों नहीं है, क्योंकि देख रहे हैं आप इसका यहाँ v और u वेरिएबल्स है हमारे पास, इसका डिग्री यहाँ पे 1 है, इसका डिग्री यहाँ पे 1 है, लेकिन यहाँ u और v का प्रोडक्ट कर रखा। इस वजह से क्या हो गया कि इसका यहाँ पे डिग्री कितना हो गया, 1 and 1 2 हो गया इसका डिग्री, तो डिग्री 2 होने से लीनियर नहीं रह गया है। इसी तरह यही सिचुएशन यहाँ पे हो गया। तो ऐसे इक्वेशंस को बोला जाता कि हमको रिड्यूस करना, रिड्यूसिबल लिखा ना यहाँ पे, ये तो हमको रिड्यूस करना होता है इसको लीनियर इक्वेशन में, तब सॉल्व कर सकते हैं हम। तो हमें करना क्या होता है, यहाँ पे UV से हमने डिवाइड कर लिया होल इक्वेशन को। UV से डिवाइड करेंगे, यहाँ पे भी अपॉन UV, यहाँ भी अपॉन UV और यहाँ भी अपॉन UV। यहाँ तो कैंसिल हो जाएगा और यहाँ U कैंसिल होगा, V बचेगा, ये देखिए V बचा, और यहाँ आपके पास v कैंसिल होगा तो u बचेगा, और ऐसे ही इस इक्वेशन में होगा। अब ये इक्वेशन इस फॉर्म में आ गई आपके पास। अब यहाँ से 1/u आप देख रहे हैं कि 8/u है, इसको 8 × 1/u लिख सकते हैं हम। तो ये 1/u है, इसको कन्वर्ट कर लेते हैं हम, x मान लिया सपोज, और यहाँ 1/v जो है उसी तरह उसको y मान लिया। तब इक्वेशन हो जाती है 8x - 3y = 5 एंड 6x - 5y = -2। ये अब आपके पास नई इक्वेशन हो गई इन to another variable that is x and y. Now we have to solve for x and y. तो अब हम इसको सिंपली जैसे सॉल्व कर रहे थे वैसे सॉल्व कर लेते हैं किसी भी मेथड से। ये एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व किया गया आपके लिए यहाँ पे। अब हमने क्या किया यहाँ पे, ये इसका यहाँ देख रहे हैं आप कोएफिशिएंट 8 है x का, और इसमें देख रहे हैं x का कोएफिशिएंट 6 है। तो 8 और 6 का हमको सबसे पहले क्या कर लेना है, एलसीएम ले लेना है। दोनों का एलसीएम कितना होता, 24। अब इसको 24 बनाने के लिए 8 को हमको क्या करना पड़ेगा, 3 से मल्टीप्लाई। इसलिए इक्वेशन थर्ड में हमने लिखा कि हम मल्टीप्लाई करते हैं 3 से, और इसको 24 बनाने के लिए हमको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 4 से। तो यहाँ पे हम मल्टीप्लाई करते हैं 4 से, इक्वेशन 4 में 4 से। और क्योंकि देखें इसका साइन पॉजिटिव है, यहाँ पे इसका साइन भी पॉजिटिव है, इसलिए हम क्या करते हैं, दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो होल इक्वेशन में करना होता। तो 8 × 3 = 24, 3 × 3 = 9, 5 × 3 = 15, इसलिए कन्वर्ट हुआ। यहाँ 4 से करेंगे, 4 × 6 = 24, 4 × 5 = 20, 4 × 2 = 8। उसके बाद इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे। ऑन सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 6 फ्रॉम 5, ये 6 में से 5 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमको मिलेगा y = 23/11। और फिर x किसी भी इक्वेशन में रख लीजिएगा, x और y वाली में आपको x का वैल्यू मिल जाएगा 31/22। बट ये सॉल्यूशन नहीं होगा हमारा,
आपको ये बात ध्यान रखनी है, सॉल्यूशन नहीं है। सॉल्यूशन उसने क्वेश्चन पूछा हुआ यू एंड वी में, हमने एक्स और वाई का वैल्यू फाइंड किया है, तो हमको एक्स और वाई में ही आंसर देना है आप। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, वापस रिप्लेस कर देते हैं, क्योंकि हमने लिया था वहाँ पे 1/u = x, तो 1/u = और x का वैल्यू आया 31/22, तो इसको रेसिप्रोकल कर लेंगे तो u = 22/31 एंड v = 11/23, दैट इज आवर आंसर। इसी तरह एक और क्वेश्चन है आपके पास, ये आपके लिए छोड़ देंगे हम। 4 men and 4 women can do a piece of work in 3 days, while 2 men and 5 women can finish it in 4 days. How long would it take 1 man alone to do it? तो आपको सॉल्व कर लेना, सॉल्यूशन है, आप समझिएगा, खुद से ट्राई करने का कोशिश करेंगे। हम फिर वापस आपके पास होंगे सॉल्व करवाने के लिए, और आप देखेंगे इसका आंसर फाइनली आपको मिल रहा है। 1 man can finish the work in 18 days while 1 woman can finish it in 36 days। तो ये आपके पास कंप्लीट सॉल्यूशन हुआ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। होल चैप्टर इतनी ही चीज़ें इसमें रहेंगी, लेंथी चैप्टर है थोड़ा, एक्सरसाइज ज़्यादा होंगी एनसीईआरटी की। आप तैयारी करते रहें, हमने वीडियो के स्टार्टिंग में ही आपसे कहा था कि आपका एग्ज़ाम होने वाला है, स्कूल खुलते ही तुरंत, जल्दी लॉकडाउन की समस्या दूर होने वाली है। अब आप इसके वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लास्ट में एक असाइनमेंट गिवन होगा आपको, आप उसको भी कंप्लीट सॉल्व कर लीजिएगा, वहाँ से आपको बहुत सारी हेल्प मिलने वाली है। थैंक यू, हैव अ ग्रेट टाइम।